डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं मोहसिन खान। यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम है मिनट बाय केमिस्ट्री बाय मोहसिन खान। पिछले वीडियो में आपने देखा हम अम्ल, क्षारक एवं लवण के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें कुछ और मजेदार चीज़ों को जानेंगे, जैसे बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, स्लेट लाइम और कुछ दूध के ऊपर चर्चा करेंगे। जब दूध के पीएच मान में परिवर्तन हो जाता है तो क्या होता है, यानी इस चैप्टर की जो चीज़ें बाकी रह गई है आज हम उन पर विस्तार चर्चा करेंगे। तो आप बने रहें और आखिर तक इस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है, जैसा आप जानते हैं ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। तो दूध को लंबे समय तक खुला छोड़ने पर उसमें खट्टापन आ जाता है। तो जब खट्टापन आता है तो क्या आप समझ सकते हैं कि उसमें पीएच मान में गिरावट होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब दूध खट्टा होने लगता है उसमें लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है। तो लैक्टोबैसिलस, या आप दूध से जब दही बनाते हैं तो लैक्टोबैसिलस उसमें मदद करता है दही बनाने में और पीएच मान को कम कर देता है। इस समस्या से हम कैसे बच सकते हैं? क्या रसायन विज्ञान उसका भी आंसर देता है? बिल्कुल यस। तो इस समस्या को यानी कि पीएच को बढ़ाने के लिए यानी क्षारीयता उत्पन्न करने के लिए दूध में हम बेकिंग सोडा, जिसको आप खाने का सोडा भी कहते हैं यानी रसोई का सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो अगर आप इसको मिला देते हैं दूध के अंदर तो दूध को आप लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, यानी कि उसको परिरक्षित कर सकते हैं, बनाकर रख सकते हैं लंबे समय तक। ये समस्या हम देखते हैं और दूध का हमारे दैनिक जीवन से बहुत गहरा संबंध है, रिश्ता नाता है। तो आइए हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। क्या होता है जब ताजा दूध, ये है पार्ट 2। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर है हमारा 2। तो इसमें कुछ रोचक चीजों के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे ताजा दूध होता है बच्चों आपका, उसका जो पीएच मान होता है कितना होता है? 6 होता है। अब बात आती है, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, अगर दूध खट्टा हो जाए तो पीएच मान और कम हो जाएगा, यानी अम्लीयता और बढ़ जाएगी। अम्लीयता की जब हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में तो हमने देखा वहां पर जब कोई अम्ल जलीय विलयन में प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, उसी पर यह निर्भर करती है कि अम्लीयता की जो प्रबलता होगी, कितना कोई अम्ल कितना प्रबल होगा या दुर्बल अम्ल होगा। H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पे निर्भर करती है अम्लीयता, और ऐसी क्षारीयता होती है। क्षारीयता यानी बेसिसिटी किस पर निर्भर करती है? OH- हाइड्रोक्साइड आयन की क्या सांद्रता है। जब कोई क्षारक जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है तो उसी की ही माप को, मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? क्षारीयता कहते हैं, यानी कोई क्षारक कितना प्रबल है। जैसे NaOH आपने देखा, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। NaOH क्या होता है? जब जलीय विलयन में आप उसको बोलते हैं तो बहुत आसानी से अपना हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर देता है, त्याग देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और ये भी है बात, कुछ अधिक घुलनशील होते हैं और कुछ कम होते हैं। जो कम घुलनशील होते हैं जैसे कि आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, तो जो कम घुलनशील है यानी कि अपना हाइड्रोक्साइड आयन जलीय विलयन में क्या करेंगे? आसानी से नहीं त्यागेंगे, यानी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए इनको क्या कहेंगे हम? मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड को दुर्बल क्षारक कहेंगे, क्योंकि ये जलीय विलयन में अपना हाइड्रोक्साइड आयन आसानी से नहीं छोड़ता है। और ये एंटासिड का हमने जाना, जब अपच की समस्या हो जाती है, एसिडिटी की समस्या हो जाती है हमारे आमाशय में, यानी ज़्यादा भोजन हम खा लेते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी टैबलेट आती हैं। तो हम बात कर रहे थे क्या होगा जब दूध लंबे समय तक आप रखेंगे और
या दूध से जब आप दही बनाते हैं तो पीएच मान में क्या होता है, जब ताजे दूध से आप दही बना रहे हैं तो पीएच मान में क्या होती है, गिरावट होती है। पीएच मान और कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? जैसा आप जानते हैं दूध के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वहाँ पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है। तो दही जब बनती है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिसकी वजह से पीएच मान में और गिरावट होती है, 6 से भी नीचे गिरता है पीएच मान। तो उस क्रिया को हम, जैसे यहाँ पर आप ये बन रही है तो पीएच में क्या होगी, गिरावट होगी, पीएच गिरेगा। क्यों? क्योंकि दूध में क्या है, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में मदद कर रहा है। अब बात आती है, दीपावली का त्योहार है और आपको दूध को लंबे समय तक बना कर रखना है। आपका रेफ्रिजरेटर भी अगर काम नहीं कर रहा है तो एक तो तरीका है कि आप रेफ्रिजरेटर उसको उबाल कर बॉयल करके रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं अब लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, ये चीज़ें नहीं मौजूद हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें बेकिंग पाउडर मिलाइए, बेकिंग सोडा NaHCO3। अब हम क्या करेंगे, अगर दूध को हमें लंबे समय तक बना के रखना है, यानी कि संरक्षित रखना है बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, इसमें NaH मिला देते हैं, NaHCO3 मिला देते हैं, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बोलते हैं रसोई का सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा देखिए आप क्या काम करेगा, दूध के अंदर जो अम्लीयता उत्पन्न हो गई है, यानी कि उसका पीएच मान जो घट रहा है तो उसको बढ़ा देता है। सपोज करो दूध का पीएच मान, ताजे दूध का जैसा आप देख रहे हैं 6 है पीएच मान, तो जो 6 है इसको बढ़ा के वो क्या करेगा, क्षारीय की ओर ले जाएगा, यानी कि 7 से ऊपर कर देगा पीएच। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपने बेकिंग सोडा मिला दिया तो ये क्षारीयता उत्पन्न करेगा, यानी इसको क्षारीय बना देगा दूध को, और पीएच मान आपका बढ़ जाएगा। पीएच क्या हो जाएगी, 6 से ज्यादा हो जाएगी, यानी दूध लंबे समय तक आपका संरक्षित रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे, अब बात करते हैं हम धोवन सोडा किसे कहते हैं। धोवन सोडा क्या है, धोवन सोडे का कहाँ उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए, यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए, यानी कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में भी हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट यौगिक, जिसको हम धोवन सोडा कहते हैं, वॉशिंग पाउडर कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। तो क्या है सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट अगर आप कठोर जल में मिलाते हैं तो मृदु सॉफ्ट हो जाता है पानी, तो दैट विल बी मोर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, और अगर इसमें 10 क्रिस्टलन जल के अणु, ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा, यानी कि धोवन सोडा। चलिए अब बात आती है वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा तो इसका कॉमन नाम है, तो रासायनिक नाम कैसे पढ़े हम, देखिए सोडियम के साथ कार्बोनेट ग्रुप लगा हुआ है तो ये पढ़ा जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और 10 जल के अणु है यहाँ पर तो डेका हो जाएगा, इसका नाम बन जाएगा, रासायनिक नाम बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट, डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स पानी। ये हो गया हमारा धोवन सोडा। धोवन सोडे के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, जैसे मैंने बताया कठोर जल को मृदु बनाने में, और जो आपका वॉशिंग सोडा जो होता है जिससे आप कपड़े धोते हैं उसमें यही होता है, ये यौगिक होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कली चूने की भी बात कर लेते हैं, और फिर हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की, और जिप्सम की भी बात करेंगे आज लेक्चर में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो सफेदी हम घरों में करते हैं, तो सफेदी का जो रंग है वो कैसे बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो बाजार से आप कली चूना खरीद के लाते हैं
तो कली चूना क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? दैट इज योर कैल्शियम, जिसको हम क्विकलाइन बोलते हैं, क्विकलाइन, और इसको जनरली हम बोलते हैं कैल्शियम। रासायनिक नाम हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना इसका कॉमन नेम है, कली चूना। यानी कि ये क्या है आपका बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। चलिए अब हम देखते हैं कि सफेदी का रंग कैसे बनता है। जब आप क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, यहाँ पर ध्यान दो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को आपने देखा है आपके दैनिक जीवन में, आप फिर भी करके देख सकते हैं कि ऊष्मा कैसे निकलती है। तो जी जैसा आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है, निकलती है, उसको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये बन जाएगा आपका CaO2, ये आपका बिना बुझा हुआ चूना, दैट इज क्विकलाइन था। और ये पानी के साथ जब इसकी अभिक्रिया हुई, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाती है आसानी से, और लेकिन यहाँ पर ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इंग्लिश में कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो काफी मजेदार अभिक्रिया है ये, और आपके दैनिक जीवन से संबंधित है। जैसा अभी देखा आपने, बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या है? बुझा हुआ चूना। यही है बच्चों सफेदी का रंग, जिसको आप कहते हैं व्हाइट वॉश। ये है आपका, इसको हम कहते हैं सिलेक्ट लाइन, कॉमन नेम हो गया इसका सिलेक्ट लाइन। तो ये था आपका क्विक लाइन। क्विक लाइन ये है कि बहुत तेजी से क्रिया करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्विक लाइन। यानी इसे चूना जिसमें तेजी से प्रतिक्रिया होती है, लाइन चूने को बोलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट लाइन। ये है आपका सफेदी का रंग, जो दीवारों पे आपकी व्हाइट वॉश नजर आ रहा है, यानी कि ये क्या है? बुझा हुआ चूना। बुझा और बिना बुझे का बस यही है यहाँ पर, जिसमें जब पानी आप मिला देंगे तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा सिलेक्ट लाइन, और जब तक उसमें पानी नहीं मिला है, सूखा पाउडर जो बाजार से आप खरीद कर लाए, वो ये है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बन गया आपका बुझा हुआ चूना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? और ये आपका बिना बुझा हुआ चूना। ये 2-3 नंबर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन काफी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बिना बुझा हुआ चूना, CaO। चलिए अब हम बात करते हैं, जब किसी के साथ कोई दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको एक सलाह देता है कि आप पीओपी का इस्तेमाल करिए। व्हाट इज पीओपी? पीओपी क्या है? पीओपी स्टैंड्स फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक यौगिक है। किसका यौगिक है? कैल्शियम सल्फेट का यौगिक है। आइए उसको भी जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग कहाँ कहाँ हैं, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। आइए जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल सिर्फ हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर बनाने में नहीं होता है, और भी होता है, खिलौने बनाने में भी होता है, मूर्ति बनाने में भी होता है। तो ये उपयोग है खिलौने बनाने में, मूर्ति बनाने में, और कुछ जो कागज बनाने के उद्योग है वहाँ भी हो जाता है इस्तेमाल। तो ज़्यादातर हम जैसे मूर्तियाँ या टॉयज वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और प्लास्टर तो बनता ही है जो इंसानों के लिए इस्तेमाल आता है, जब हड्डियाँ टूट जाती हैं जॉइंट्स को जोड़ने के लिए। तो ये पीओपी है क्या? व्हाट इज पीओपी? तो सर ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आप बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बात आती है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, जब एक रासायनिक यौगिक है। चलिए वो भी देख लेते हैं। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स आधा, जिसमें आधा जल का अणु हो उसको हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स पानी। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो गया।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है उसको भी देख लेते हैं। जब कैल्शियम सल्फेट जिसमें दो वाटर के जल क्रिस्टलन जल के दो अणु होते हैं, जैसे जिप्सम को आप गर्म करते हैं कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन पर जब आप गर्म करेंगे उसको, तो आप पाएंगे वहां पर ये बन जाता है। देखिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि जिप्सम को आपने गर्म किया 373 केल्विन पर, तो इस अभिक्रिया में आप देखेंगे ये बन जाता है आपका, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लस यहाँ पर क्या होता है, आधा जल का अणु यहाँ आ गया और अब कितना बचा हमारा 1.5, तो ये अभिक्रिया होती है 3/2 H2O। ये था आपका जिप्सम, इसको बोलते हैं जिप्सम। देखिए कैसे चीजें जुड़ी हुई हैं रसायन विज्ञान में हमारे दैनिक जीवन से। तो जिप्सम को जब आपने गर्म किया इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 373 केल्विन पर, तो आपको क्या मिला, एक POP मिला और 1.5 H2O। ये विक्रिया होती है, ऐसे बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हमने देख लिए हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियां बनाने में, मुखौटा बनाने में, तो ये थे उपयोग। अब हम जानते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण क्या है, चलिए विरंजक चूर्ण वही है जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर है क्या और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इनको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ब्लीचिंग पाउडर हो गया आपका विरंजक चूर्ण, जिसको हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं। बहुत आसानी से आप अपनी रसायन प्रयोगशाला में भी पाएंगे इसको, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं या पाउडर भी कहते हैं। तो क्या है इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि विरंजक चूर्ण काफी जगह उपयोग होता है, जैसे कागज उद्योग में भी उपयोग होता है और जल को रोगाणु मुक्त करने में भी इस्तेमाल होता है। जल में अगर जैसे आपको जीवाणु वगैरह सूक्ष्म जीवों को मारना है तो वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर ऐसे जीवाणु रोधक गुण पाए जाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग जल को रोग मुक्त यानी कि जीवाणु वगैरह को या सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको नष्ट करने में भी उपयोग किया जाता है, कागज उद्योग में भी किया जाता है और भी काफ़ी हैं चीज़ें। ये है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ गुण का अध्ययन करते हैं कि क्या होता है जब किसी धातु का हाइड्रोक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करता है। सपोज करो NaOH को ले लेते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे एक लवण बनता है और एक जल बनता है। ये होता है, ये रासायनिक गुण है कि जब धातु का ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे जल बन जाएगा। एक प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ धातु के हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टिक सोडा जो साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है, एक परबल क्षारक है। जब एक परबल अम्ल के साथ यहाँ क्रिया कर रहा है तो यहाँ पे एक लवण बन रहा है और एक जल बन रहा है। इससे पता चलती है बात कि जब धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, M से जैसे मेटल होता है MOH प्लस एक जनरल रिप्रेजेंटेशन, X मीन्स हेलाइड, कोई हेलोजन, X कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर X बराबर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर MX प्लस OH यहाँ से आएगा, H यहाँ से, तो ये जल बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा H2O। इस रिप्रेजेंटेशन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। इस चैप्टर में अब हम बात कर लेते हैं आश्रित जल और वर्षा का जल। बहुत ही मजेदार सवाल है, इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन क्या है? जब गाड़ियों के चलने से यानी पेट्रोल डीजल जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या है, जो धुआं निकलता है उसमें गैसें निकलती हैं हानिकारक, जैसे CO2, SO2, NO2, इस तरह की हानिकारक गैसें वायु प्रदूषण का कारण बनती है और वायुमंडल में चली जाती हैं। वायुमंडल में जो जल वाष्प के कण हैं वो संघनित होकर धरती पर जब बरसते हैं, अगर उस वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम है तो हम उसको कहेंगे अम्लीय वर्षा। अगर ज्यादा है तो हम अम्लीय वर्षा नहीं कहेंगे। अम्लीय वर्षा सिर्फ तभी कहेंगे जब पीएच मान 5.6 से कम हो। ठीक है, चलिए, तो आश्रित जल और आश्रित जल उसे कहते हैं जो डिमिनरलाइज वाटर होता है, यानी कि जिस वाटर से आप मिनरल्स खनिज लवण निकाल लें उसको हम आश्रित जल कहते हैं। और वर्षा का जल, वर्षा के जल में जैसे सोल्ट्स वगैरह भी पाए जाते हैं, जैसे CO2 भी हो सकता है, वहाँ SO2 भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है। तो इन जैसा हम जानते भी हैं अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जब अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो जल के साथ मिल जाएंगे तो अम्लीयता उत्पन्न करेंगे, यानी कि पीएच मान वहाँ 7 से कम रहेगा। लेकिन और हम ये भी जानते हैं कि जहाँ पे अम्लीयता आ जाती है वहाँ पे विद्युत का चालन संभव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये खनिज लवण है ये आयन के रूप में है और आयन के द्वारा विद्युत का चालन बिल्कुल हो सकता है आयनों में, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन के फलों को हम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, लेकिन आश्रित जल में आप क्या देख पा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है विद्युत का चालन? क्योंकि वहाँ पे मिनरल सोल्ट नहीं है, यानी लवण के आयन नहीं है वहाँ पर, यानी कि खनिज लवण वहाँ नहीं है, कोई आयन नहीं है उसमें आश्रित जल में, इसलिए इसमें विद्युत का चालन संभव नहीं है। और एक और मजेदार बात हम कर लेते हैं कि जब जल में आप अम्ल को मिलाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही तेजी से उष्मा निकलती है, यानी कि उष्मा क्षेपीय विक्रिया होती है। इसलिए सलाह दी जाती है रसायन शास्त्र प्रयोगशाला में, आप पहले जल लीजिए बीकर में और उसमें ड्रॉप वाइज हल्का हल्का स्लाइटली आराम से ड्रॉप वाइज ड्रॉपर की सहायता से उसमें सांद्र अम्ल मिलाइए। तो उससे क्या होगा, जो उष्मा क्षेपीय विक्रिया तो बिल्कुल होगी, उससे आप सेफ रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने पानी डाल दिया अम्ल के अंदर तो वहाँ एक मिस हैपनिंग हादसा भी हो सकता है। उष्मा क्षेपीय यानी कि वो आपका जो बर्तन है, ग्लासवेयर है, वो वहाँ विस्फोट हो सकता है, तो नुकसान भी हो सकता है किसी अनहोनी से बचने के लिए। तो इसीलिए हम जल में मिलाते हैं अम्ल को, वो भी बहुत धीरे धीरे मिलाते हैं ड्रॉप बाई ड्रॉपर की सहायता से, ताकि जो उष्मा क्षेपीय विक्रिया हो रही है उस इफेक्ट को किया जा सके, जो उष्मा उत्पन्न हो रही है वहाँ पे उसके इफेक्ट को हम रेगुलेट कर सकें, नियंत्रित कर सकें। तो आई होप कि इस चैप्टर में लगभग सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और कुछ मज़ेदार रहस्यों को हमने जाना। तो अंत में जाते जाते एक बार फिर, और जो लिटमस की बात की थी हमने जब शुरू किया था इस चैप्टर को पार्ट 1 में, तो लिटमस क्या था हमारा? लिटमस बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, उस टाइम लिटमस का रंग क्या होता है? बैंगनी रंग होता है। तो वो एक प्राकृतिक सूचक था जो कि हमें थैलोफाइटा डिवीजन, पेड़ पौधों की थैलोफाइटा वो होती है जिसमें रूट स्टेम लीव्स की जगह कुछ और, यानी कि जैसे रूट की जगह राइजोइड, कुछ अलग आकृतियां होती हैं, यानी कि ट्रू उनके शरीर का जो डिफरेंशिएशन है यानी कि वर्गीकरण है ट्रू स्टेम रूट लीव्स में नहीं होता है। ऐसी डिवीजन में जो प्लांट्स आते हैं उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं। उनकी बॉडी को हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। तो वहीं से हमें मिला था, उसका नाम था, जैसे चट्टानों पे उग जाते हैं लाइकेंस उग जाते हैं, लाइकेंस से हमें मिलता है लिटमस।
लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जिसका रंग बैंगनी होता है। जब वो ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तब उसका रंग बैंगनी होता है। तो लिटमस से हमें पता चल सकता है, जब आप उसको अम्लीय माध्यम में ले जाएंगे तो उसका कलर अलग हो जाएगा, जब आप उसको क्षारीय में ले जाएंगे तो उसका कलर अलग हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हमने बहुत मजेदार चीज़ों को जाना, समझा, और फिर भी कोई भी आपके डाउट्स हों तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपके सवालों का हमेशा स्वागत आज भी है और आगे भी रहेगा। इन्हीं बातों के साथ लगभग इस चैप्टर को यहाँ समाप्त करते हुए हम आगे फिर मिलेंगे एक और मजेदार चैप्टर में जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और मजेदार रहस्यों को हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए जानेंगे, समझेंगे। गुड बाय, थैंक्स टू ऑल।